लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंट एपीआईज को भी यूज़ किया है, तो आज हमने बेसिकली एक नए टॉपिक की तरफ जाना है, व्हिच इज रैग। अब अभी तक जो आपने देखा, तो हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू कंट्रोल्ड आउटपुट गेट करने की बहुत कोशिश की और हमारे पास काफ़ी हद तक कंट्रोल आउटपुट आ रहा था। ठीक है, इवन तो हमने हिस्ट्रीज को स्टोर किया, हमने अलग अलग प्रॉम्प्ट्स जनरेट किए, जिसमें आपके पास सिस्टम प्रॉम्प्ट था, कस्टमर प्रॉम्प्ट यानी आपका यूजर प्रॉम्प्ट था, इवन तो आपके पास असिस्टेंट प्रॉम्प्ट भी था, जिससे हम बेसिकली कंट्रोल आउटपुट गेट कर रहे थे। इसके अलावा टॉप पी वैल्यू, टॉप के वैल्यू बेसिकली प्रोवाइड करके हम लोग कहीं ना कहीं टेम्परेचर प्रोवाइड करके कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन स्टिल हमारे पास एक ऑप्शन था, या ऑप्शन आप नहीं कह सकते, लेकिन मतलब स्टिल आपका ये मॉडल आपको कहीं ना कहीं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आंसर दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैंने वाईटेक इंटरनेशनल के बारे में से सवाल किया, जितना हमने बताया उतना तो उसने जवाब दिया कि हैदराबाद से, लेकिन वो हैदराबाद पाकिस्तान तो उसने बोला, लेकिन जब उसने एड्रेस बताया तो उसमें इंडिया का एड्रेस था, आगे लगा दिया उसने हैदराबाद पाकिस्तान। हालांकि इस तरह की कोई लोकेशन हमारे पास हैदराबाद के अंदर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उसने एक कंप्लीट टेक्स्ट बना के दिया, which was hallucinated टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि हमने ये उसको नहीं बताया कि बेसिकली हमारी कंपनी करती क्या है, क्या क्या टाइप के प्रोडक्ट्स बेचती है, इस तरह की कोई चीज़ हमने उसको नहीं बताई। हमने सिर्फ उसको इतना बताया कि भाई ये बायोटेक इंटरनेशनल है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, फलानी जगह पर है, हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर है, बस। तो इसको आउटपुट भी इतना ही देना चाहिए था। इसने जो ये आउटपुट हमें जनरेट करके दिया, ये इसने अपनी खुद की एक नॉलेज से जनरेट किया। इसको कहीं इंडिया के अंदर इसी नाम से या इस नाम से रिलेटेड कोई इसको कोई मिली होगी, यू कैन से कंपनी जो इस डेटाबेस में थी, वहां से इसने उसका इंफॉर्मेशन ली, हमारी इंफॉर्मेशन ली, ज्वाइन किया, कंबाइन किया, एक आउटपुट दे दिया आपको एज अ कंट्रोल्ड आउटपुट। बट दैट वाज नॉट द कंट्रोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा था। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? दैट इज रैग। Now, what is RAG here? RAG is basically, you can say, retrieval augmented generation. देखिए, first of all we should know what is LLM model, a large language model। हमने already पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। A large language model (LLM) is type of artificial intelligence program that can recognize and generate text among other tasks. LLM are very large models that are pre-trained on vast amount of data. Built on transformer architecture is a set of neural network that consists of encoder and decoder with self-attention capabilities. It can perform completely different tasks such as answering questions, summarizing documents, translating languages, and completing sentences. OpenAI GPT-3 model has 175 billion parameters. Also, it can take input up to 100,000 tokens in each prompt. This is how an LLM model works, which is a similar or simpler term. An LLM is a computer program that has been fed enough examples to be able to recognize and interpret human language or other types of complex data. Quality of samples impact how well LLM will learn natural language. So an LLM's programmer may use a more, you can say, accurate data. Now, this is how LLM works. We already know that कि basically हमारे पास यहाँ पर LLM मॉडल बना हुआ है, एम्बेडेड मॉडल होता है हमारे पास, और एक्सटर्नल डेटा सोर्स होता है। ठीक है, यानी डेटा सोर्स जहाँ से बेसिकली एम्बेड किया हुआ है ऑलरेडी, हमने जो यहाँ पे डेटा सोर्स प्रोवाइड किया, ये LLM मॉडल के पास जाएगा और ये यहाँ से एक बेसिकली कंप्लीट जनरेशन यानी एक टेक्स्ट जनरेट करके आपको दे देगा, which is सिंपल, जो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशंस क्या है? नॉट अपडेटेड टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सबसे पहला लिमिटेशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एजेंटिक और जनरेटिव दोनों में फर्क बताया। जनरेटिव काम किया था, जो डेटा उसके पास है उसी से अकॉर्डिंगली एक टेक्स्ट आपको जानने का वो देगा। एजेंटिक क्या करेगा? रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जाके कोई भी ऑटोमेशन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब आप LLM यानी आपके इस जनरेटिव AI मॉडल की बात करोगे, तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले लिमिटेशन होती है नॉट अपडेटेड टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा पे ट्रेन हुआ है, जब ये ट्रेन हुआ था उसी वक्त उसको डेटा प्रोवाइड किया गया, और जो डेटा उसको प्रोवाइड किया गया दैट वाज अंटिल दैट। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चैट GPT का लेटेस्ट वर्जन, तो आप समझ लो GPT-4 की बात करते हैं।
उसका लास्ट यू कैन से ईयर जो है वो है 2024, 2024 तक का डेटा उसके पास है। व्हाट हैपेंस आफ्टर 2024, क्या उसको पता होगा? नो, इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ है वो तो था ही 2024 तक का। उसके बाद रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में क्या परफॉर्म हुआ, क्या चेंजेस आई, व्हाट हैपेंड, समथिंग हैपेंड। अगर आज आप चैट जीपीटी, जो अगर फॉर एग्जांपल मैं 3 की बात करता हूँ, चैट जीपीटी 3 के पास जाओ एंड आस्क फॉर द ईरान सिचुएशन ऑफ फ्यूल, वो आंसर नहीं देगा। वही कह रहा हूँ ना, देखो डिपेंड करता है कि वो कब बेसिकली ट्रेन किया गया। ठीक है, क्लॉड कैसे दे रहा है उस पर आते हैं हम। ग्रॉक देखो लेटेस्ट जहां पर है हमारे पास, देखो इंटरनेट से कनेक्टेड की बात है ना, जो वो यहीं पर आ रहा हूँ। पहले फिलहाल इस पर तो देखें। राइट नाउ अगर आप चैट जीपीटी 3 के पास जाओ एंड आस्क फॉर द सेम क्वेश्चन, वो जवाब नहीं देगा। ठीक है, या तो वो हैलुसिनेट कर रहा होगा, या तो वो साफ साफ बताएगा कि भाई ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2023 तक का उसके पास डेटा है, उसके बाद का उसके पास डेटा नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्या हम इसको नया वर्जन लेना पड़ेगा हमें, यानी दोबारा एक नई सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी? नो, वी स्टिल हैव अ सोल्यूशन। क्या है वो आगे देखते हैं। एक और लिमिटेशन हमारे पास है, दैट इज हैलुसिनेशन। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। क्यों? इवन दो हमने उसको कंट्रोल किया था बाय प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बाय डिफरेंट पैरामीटर्स, स्टिल कहीं ना कहीं उसने हैलुसिनेशंस जनरेट की और कुछ ना कुछ आउटपुट बना के दिया। वो भी एक लिमिटेशन है जो यहाँ पे हैलुसिनेशन होती है। क्यों? क्योंकि ये जर्नल डेटा के ऊपर आपको ट्रेन हुआ हुआ है और उसी डेटा के अकॉर्डिंगली आपके पास आंसर जनरेट करके देता है। कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, उस जर्नल डेटा जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है पहले से ही प्री ट्रेंड है, उसी में से आउटपुट जनरेट करके वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब उसके अंदर तो सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो अब अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या कर रहा है? हैलुसिनेट कर। ठीक है, वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज डोमेन स्पेसिफिक मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। दैट इज अ लिमिटेशन हियर। क्या? कि ये डोमेन स्पेसिफिकली जवाब नहीं देता। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस, तो इसको सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस के अकॉर्डिंगली जवाब देना चाहिए। अब आपने भी नोट किया, मैंने इससे कहा कि भाई व्हाट इज ट्रांसफार्मर, इसने पहले जवाब दिया किसका? इलेक्ट्रिक का, या ये पूछेगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो ऑलरेडी हमारे पास यूज होता है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसका जवाब दे रहा है। इवन दो आई वाज आस्किंग अबाउट डेटा साइंस, तो फिर मैंने उसको बताया कि भाई ट्रांसफॉर्मर्स इन डेटा साइंस, तब जाके इसने मुझे जवाब दिया। लेकिन ये मतलब ये डोमेन स्पेसिफिक नहीं है। डोमेन स्पेसिफिक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ी, इसको बताना पड़ा तुम इसके अलावा जवाब नहीं दोगे। लेकिन उधर भी एक प्रॉब्लम ये हुई, जब तक आप एक वेल मैनर्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड उससे प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, तब तक वो स्टिल डोमेन स्पेसिफिक नहीं होगा। जिस तरह हमने प्रॉब्लम देखी थी कि मैंने लिखा तो था उसको डेटा साइंस में, लेकिन वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था, तो इसलिए वो फिर भी जवाब दे रहा था। फिर जब हमने उसको वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर लिखा तो उसने जवाब देना बंद कर दिया। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर वो हो सकता है कि वो फिर दोबारा किसी दूसरी डोमेन में चला जाए। तो अब इसकी ये भी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसके अलावा सोर्स साइटेशंस, in generative AI response we don't know what source it is referring to generate a particular response। हमें ये पता ही नहीं होता कि जो चैट जीपीटी ने आपको लिख के दिया है टेक्स्ट, वो कहां से उठाया उसका। ठीक है, अब उसके पास तो एक कंप्लीट सोर्स था डेटा का, कभी भी वो एक्यूरेट लिंक्स नहीं देता। चैट जीपीटी जो आपको लिंक्स प्रोवाइड, आप उससे पूछो कि मुझे इसकी लिंक चाहिए, वो बोलेगा मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है, लेकिन जितना मेरे डेटाबेस में है तो इससे रिलेटेड ये लिंक्स होती हैं, तो आप वो फॉलो के फिर मिलता है। लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता। हम गारंटी नहीं दे सकते कि भाई ये लिंक किधर से आई, वो नहीं बता सकता, हमें पता ही नहीं होता कहाँ से आ रहा है। इसके अलावा अपडेट्स टेक लॉन्ग ट्रेनिंग टाइम। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल रेगुलरली बेसिस पे एवरी ईयर न्यू मॉडल ऑफ चैट जीपीटी हैज बीन बिल्ड। ठीक है, हर साल नया मॉडल आ रहा है।
साल क्यों लग रहा है? बिकॉज व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, डेटा हमारे पास इतना है कि उसको इतना टाइम लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग प्रोसेस में। तो लॉन्ग टाइम लगता है हमें ट्रेनिंग करने में, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं। अब अलग अलग मॉडल, एक मॉडल आया बंद हो गया, फिर मतलब मुझे अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एपीआई को अपग्रेड करना पड़ेगा, वहां जाके नया मॉडल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, सही है ना। बार बार मैं उसको डेवलप नहीं करूंगा अपनी वेबसाइट को। व्हाट आई कैन डू इज टू क्रिएट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी जो आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है जिसके ऊपर आपका ये मॉडल ट्रेन हुआ है। आप अपनी खुद की एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसे प्रोवाइड कर सकते हो इन एनी फॉर्मेट ऑफ फाइल, एनी फाइल फॉर्मेट में। आप चाहो वर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड करो, आप चाहो पीडीएफ में प्रोवाइड करो, आप चाहो एक्सेल में प्रोवाइड करो, किसी भी फॉर्मेट में। थर्ड यानी आपको अलग से एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज को प्रोवाइड करते हो। अब उस एक्सटर्नल डेटा सोर्स का काम क्या होता है कि यू नीड टू जनरेट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज बट ओनली फ्रॉम दिस एक्सटर्नल सोर्स। अब मुझे अगर अपडेट करना है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ उस एक्सटर्नल सोर्स को अपडेट करूंगा। ट्रेनिंग टाइम जरूरी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ फाइन ट्यून कर रहा हूं। मॉडल आएगा, सबसे पहले जाएगा हमारे एक्सटर्नल सोर्स के अंदर, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जो रिलेटेड टू योर प्रॉम्प्ट है, उसी प्रॉम्प्ट को आपके पास लेकर आएगा, एक अच्छे स्ट्रक्चर में जनरेट करेगा, आपको रिस्पॉन्स दे देगा। इसका फायदा क्या हुआ? हैलुसिनेशंस खत्म। क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन, और उसी लिमिटेड इंफॉर्मेशन से उसे बेसिकली जनरेट करना। यही वाइटेक वाला काम अगर मैं रैग में करता, वो कभी भी मुझे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे इसको अलग से फाइल प्रोवाइड करता, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि मॉडल आएगा, मॉडल को आपने प्रॉम्प्ट दिया, मॉडल जाएगा हमारे एक्सटर्नल सोर्स के अंदर, वहां से डेटा कलेक्ट करेगा, रिलेटेड डेटा वही उठाएगा, अच्छे मैनर में जनरेट करेगा, आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक, जिस डोमेन में आपने वो मॉडल यानी आपका वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइल बनाई है, रिस्पॉन्स भी उसी डोमेन में आएगा। अब वो डेटा साइंस से रिलेटेड था तो रिस्पॉन्स डेटा साइंस से रिलेटेड आएगा। अगर वो आपकी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइल जो है वो कोई कंपनी पॉलिसी से रिलेटेड है, तो आपको आउटपुट भी कंपनी पॉलिसी के रिलेटेड ही आएगा, और वो जनरेट ही नहीं कर सकता। ये जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको वहां पे मिलेगी ही नहीं। जब नहीं मिलेगी, रिटर्न में बताएगा कि भाई मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। सोर्स साइटेशन, अगर आपने उसके अंदर साइटेशन की भी है कि भाई इस इंफॉर्मेशन का सोर्स ये है, तो ऑलरेडी वो उसको पता है कि सोर्स है, वो खुद ब खुद आपको उठा के दे देगा, और उसको आप कह सकते हो कि ये एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि आपने खुद उसके अंदर ऐड की, वो साइटेशन आपने खुद उसके अंदर ऐड की, तो आपको पता है कि वो बिल्कुल ही एक्यूरेट सोर्स से आई हुई है साइटेशन, आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। Now, what is RAG here? RAG stands for Retrieval Augmented Generation. It is an advanced technique used in large language models. RAG combines retrieval and generation process to enhance the capability of LLMs. Retrieval and generation capabilities. ठीक है, generation तो ठीक है, मॉडल जनरेट तो करता था। What is retrieval? Retrieval is to retrieve data from that external source of file, data file. ठीक है। In RAG, the model retrieves relevant information from the knowledge base or external source that you have already provided. इसके अलावा this retrieve information is then used in conjunction with the model's internal knowledge to generate coherent and contextually relevant response. As I already explained you, क्या करेगा? वहां से related information get करेगा, एक अच्छे manner में उसको basically प्रेजेंट करेगा, जनरेट करेगा, और आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो उधर लिखा हुआ है एग्जैक्टली उठा के ला के देगा, बट वो जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है उसी को उठाएगा, उसको एक अच्छे मैनर में जनरेट करेगा और आउटपुट देगा। ये जो एक यू कैन से दैट जनरेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन इट्स ओन इंटरनल नॉलेज, क्योंकि हमने उसको इंग्लिश बोलना नहीं सिखाई,
हमारे उस डॉक्यूमेंट में किस तरह इंग्लिश बोलते हैं, कैसे आउटपुट देना है, ये हमें नहीं पता। हमने सिर्फ उसको अपनी कंपनी के बारे में बताया। बाकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? दैट इज बेसिकली इट्स ओन नॉलेज व्हिच इज इंटरनल नॉलेज, जो उसके ऊपर ऑलरेडी जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है। ठीक है। फिर RAG enables LLMs to produce higher quality and more context-aware output compared to traditional generation method, as I already told you कि इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी हद तक बेहतर आउटपुट हमारे पास आता है या कंट्रोल्ड आउटपुट हमारे पास लाजमी आता है। Essentially, RAG empowers LLMs to leverage external knowledge for improved performance in various natural language processing tasks. आगे चलते हैं। Why is retrieval augmented important? Or yeah, you can say that augmentation is important. You can think of LLMs as an over enthusiastic new employee who refuses to stay informed with current event but will always answer every question about absolute confidence. Now, what about this? कि रैंक की क्या जरूरत है? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसको करंट इंफॉर्मेशन की नॉलेज नहीं। अब जब उसे करंट इंफॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है, बेसिकली उसको क्या करना चाहिए? आउटपुट जनरेट नहीं करना चाहिए। उसको ये बोलना चाहिए कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन वो फिर भी जवाब देगा। नाउ थिंक अबाउट इट, एक एम्प्लॉय जिसको ये चीज़ नहीं पता कि अभी क्या हुआ, लेकिन वो जवाब फिर किस चीज़ का दे रहा है, वो फिर भी जवाब जनरेट करेगा और कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करके आपको रिटर्न में देगा। ठीक है। इसी चीज को कंट्रोल कैसे? अनफॉर्चुनेट सच एन एटीट्यूड कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट यूजर ट्रस्ट एंड इज नॉट समथिंग यू वांट योर चैटबॉट टू इवैल्यूएट। ठीक है। RAG is one approach to solving some of these challenges. It redirects the LLMs to retrieve relevant information from authoritative predetermined knowledge source, which was your external source. Organizations have greater control over the generated text output and user gain insights into how the LLM generates the response. For example, here we have one example, that is who won Google Cloud Technologies Partners of Year 2023 Award for AI and Machine Learning. अब इसकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होनी चाहिए अगर ये 2022 का मॉडल है। ठीक है, 2023 में हुआ तो नहीं पता होगा। अब इसको जवाब क्या देना चाहिए? भाई, आई कांट प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अवार्ड विनर्स बियॉन्ड माई बेस्ट अपडेट इन जनवरी 2022। अब ये है हाउ अ चैट जीपीटी बेसिकली रिस्पॉन्स। आपने पूछा 2023 में क्या हुआ, उसका डेटा ट्रेन हुआ 2022 तक का, तो ये बता देगा भाई मुझे 2022 तक का पता है, इसके बाद का मुझे नहीं पता। अब इस तरह का एटीट्यूड आपका चैटबॉट दिखा रहा हो तो क्या कस्टमर ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर? बोले भाई ये कैसा चैटबॉट है, मैंने एक सवाल पूछा, बोला मुझे पता ही नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें उसको देनी पड़ती है। कैसे? अलग से एक्सटर्नल सोर्स। उससे फायदा क्या होगा? बार बार नए नए मॉडल्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं, बार बार इतना वेट करने की जरूरत नहीं है कि उसके पास ही डेटा हो सारा का सारा। दूसरी चीज, इस चीज की क्या गारंटी है कि 2024 तक का भले उसको डेटा हो, उसमें आपकी कंपनी का नाम हो? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कंपनी की पॉलिसी उसके अंदर स्टोर हो या ट्रेन हुआ। अब तुम्हारी कंपनी की स्टार्टअप कंपनी है, इतनी ज़्यादा नॉलेज में नहीं आई, या फिर फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट सर्च के ऊपर नहीं आ रही, इतने लोग उसे नहीं यूज़ कर रहे, इतनी ट्रैफिक नहीं है आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो क्या वो इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी के पास होगी? इज देयर एनी यू कैन से गारंटी? देयर इज नो गारंटी। क्यों? क्योंकि वो इतनी कोई मशहूर कंपनी नहीं है आपकी कि मैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो। चलो अगर आपका नाम होगा उसके अंदर, इतनी भी मशहूर नहीं है कि आपकी पॉलिसीज भी उसके अंदर स्टोर हो, लेकिन आप यू कैन आस्क फॉर द पॉलिसी ऑफ फेसबुक, पूछो बताएगा। मेटा की पॉलिसीज के बारे में सवाल करें आप चैट जीपीटी से, वो डेफिनेटली आंसर देगा। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही मशहूर कंपनी है और उसकी पॉलिसी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर स्टोर्ड होंगी। तो अगर मैं अपनी कंपनी के लिए बना रहा हूँ, मेरी कंपनी, कोई गारंटी नहीं है कि चैट जीपीटी वालों को नजर भी आई और उन्होंने बेसिकली मेरा डेटा उसके ऊपर ट्रेन किया है। उसके लिए हम अपनी कंपनी का डेटा खुद से प्रोवाइड करते हैं कि दिस इज माय डेटा, दिस इज द कंप्लीट पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी।
You need to generate the output from this external source of file. ठीक है, आपने प्री ट्रेन किया ना उसको, ठीक है, ये फाइल होनी चाहिए वहां पे। नहीं, किस में, एक मिनट, अगर आप कह रहे हो कि सर मैंने अभी चैट जीपीटी का मॉडल उठाया, उसको रैक के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, और मेरे पास चल रहा है, अगर आप यूज करोगे तो चैट जीपीटी डायरेक्टली ओपन नहीं आएगी, वो वेबसाइट ओपन करो वहां से यूज करो, वहां पे आएगा, वहां नहीं आएगा, उधर नहीं आएगा, इस पे देखो फाइल वहां पे अपलोडेड, देखो जो आप वहां पे फाइल अपलोड करते हो वो अभी उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आप उस चैट में हो उस वक्त तो होगी, चैट से बाहर जाओगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसको रैग नहीं कहते, दैट इज नॉट रैग। आपने जो इंफॉर्मेशन दी उसको वो अपने पास रखेगा, टेम्परेरी परमानेंट भी रखेगा, बट फिलहाल नहीं है, उसके बाद जब तक नया मॉडल नहीं आता, नया मॉडल आएगा, ये सारा डेटा जो उसने कलेक्ट किया उस सबको ट्रेन करेगा और इन दी एंड वो आपको एक नया मॉडल जनरेट हो जाएगा, तो उसके पास होगा। रैग का काम ये है कि मेरे पास अभी एक मॉडल है, अपनी कंपनी अपनी वेबसाइट पर पुट करना है, ठीक है, अब मेरी कंपनी की पॉलिसी है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैं थोड़ी दूंगा उसको, मैंने क्या किया, अपने यानी ओपन एआई का मॉडल उठाया, उसको कहा कि भाई तुमने जो आउटपुट देना है वो खुद से नहीं बना, ये एक्सटर्नल सोर्स है, गो इन दिस रिट्रीव इंफॉर्मेशन, उससे जनरेट करो, यानी उसको एक कॉन्टेक्सुअल फॉर्म में लेकर आओ और हमें आउटपुट जनरेट करके दो। अब वो क्या करेगा, उसका काम थोड़ा सा चेंज हो गया, उसका काम ये हुआ कि पहले क्या करेगा, प्रॉम्प्ट आया, एम्बेड किया यानी टोकन्स पे कन्वर्ट किया, गया आपके डेटाबेस के अंदर, जो आपने दिया है एक्सटर्नल सोर्स, वो दैट कैन बी यू कैन से पीडीएफ फाइल हो, डॉक्स की फाइल हो, किसी भी चीज़ की फाइल हो, किसी भी फॉर्मेट में फाइल हो, उसमें जाएगा, देखेगा जो प्रॉम्प्ट आया है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, अगर है उठाएगा अपने पास लेकर आएगा, फिर इसको एक अच्छे मैनर में जनरेट करेगा, ये जनरेशन वो अपनी नॉलेज के हिसाब से करेगा कि भाई ठीक है, मैं एक पोलाइट टोन में बताना चाह रहा हूँ आपको कोई जवाब, तो मैं उस हिसाब से जनरेट करके आपको जनरेट करके दे देगा। इसी वेबसाइट पे आप भी जाओगे तो आपको भी ऐसा ही आउटपुट मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं ओपन एआई की वेबसाइट पे जाऊँ तो वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उनको थोड़ी दिया अपना डेटा, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रिस्पॉन्स तो टेक्स्ट ही होगा, जिस तरह हम टेक्स्ट, आप एलएलएम मॉडल मतलब टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स आपको देगा टेक्स्ट के अंदर ही देगा, ठीक है, लेकिन वो रिस्पॉन्स रिट्रीव्ड होगा फ्रॉम योर फाइल, फाइल किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, जिस फॉर्मेट में होगी आपको उसी फॉर्मेट में उसको हैंडल करना पड़ता है, वो तो चलो फाइल हैंडलिंग आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि हमें उसमें से टेक्स्ट निकालना है, इमेज नहीं दे सकते आप, ठीक है, ये याद रखें, ऐसा नहीं कि आपने इमेज दे दिया, इमेज के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ, आप कह रहे हो कि सर इसको पढ़ लें, वो उसको एज अ इमेज लेगा, वो उसको टेक्स्ट नहीं उठाएगा, फिर आप अगर उसमें से टेक्स्ट निकालना चाहते हो तो फिर आप उसके ऊपर नया मॉडल लगाओगे जो इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर वो टेक्स्ट आप जमा कराओगे तो लंबा हो जाएगा, इससे बेहतर ये या तो पीडीएफ में होना चाहिए, डॉक्स में होना चाहिए, सीएसवी में होना चाहिए, या तो एक्सेल में फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे टेक्स्ट आप इजीली लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है पीडीएफ। इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जितनी भी अपनी पॉलिसीज़ हैं या फिर अब कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉर्मली हम लोग पीडीएफ में रखते हैं, तो आप डायरेक्टली पीडीएफ फाइल भी दे दोगे उसको उठा लेगा, एक फाइल हो, दो फाइल हो, 10 फाइलें हो, डजंट मैटर, फाइल्स होनी चाहिए, ठीक है, पीडीएफ में हो किसी में भी हो ना। ये थोड़ा सा धुंधला यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैं जरा इसको गूगल पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि ओके, थोड़ा सा हमारे को धुंधला दिख रहा, तो मैंने यहाँ पे गूगल जो है ही बेसिकली ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ ना। हेयर यू कैन सी हमारे पास एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है, हाउ रैग परफॉर्म्स, किस तरह से रैग परफॉर्म होता है या रैग कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने किसी भी मॉडल के साथ, ठीक है। हेयर यू कैन सी हमारे पास एक एलएलएम मॉडल है, ठीक है,
कुछ चीजें आपको यहाँ पे नई नजर आ रही होंगी, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्यूरी इज बेसिकली द प्रॉम्प्ट जो आप पूछते हैं, ठीक है। Here we have vector database. Now what is this? This is the most important part. ये सबसे ज्यादा important part है, ठीक है। और इसको मैं बार बार, मैं नाम नहीं ले रहा था, लेकिन इसकी मैं कहीं ना कहीं आपको हिंट्स बार बार दे रहा था जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने एनएलपी देखा था। मैं बार बार कह रहा था हमारे पास कॉर्पस होता है, हमारे पास डेटाबेस होता है जिसके अंदर इंडेक्स दी हुई होती है हर वर्ड को, दैट इज योर वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। जिसको हम कहते हैं वेक्टर एम्बेडिंग। मैंने वेक्टर एम्बेडिंग का नाम लिया। वेक्टर एम्बेडिंग मतलब क्या, आपके टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना। वेक्टर क्या है, टोकन। टोकन क्या है, नंबर, ठीक है। नंबर कौन सा, इंडेक्स नंबर। अभी इंडेक्स किधर से आई, इंडेक्स वेक्टर डेटाबेस में से आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज एलएलएम, हियर यू सी दे, हमारे पास कोई भी एक एलएलएम है। बेसिकली होगा क्या, जब आप इसे क्यूरी प्रोवाइड करोगे, पहले ये क्यूरी क्या करेगी, एम्बेडिंग मॉडल के पास जाएगा जो इसे टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, फिर ये जाएगा डेटाबेस यानी आपके वेक्टर डेटाबेस में। अब जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, बाय अप्लाइंग, आप इसके अंदर जो भी रिट्रीवल यानी जो भी रिलेटेड यू कैन से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो कि भाई सबसे ज़्यादा रिलेट कौन सा कर रहा है, टॉप वैल्यूज चाहिए हमें, टॉप 50 वैल्यूज उठाएगा जो रिलेटेड होगा। लेकिन कहाँ से उठा रहा है, आपके खुद के डेटाबेस में से। ये डेटाबेस कहाँ से बना, this database has been built from your file that was in PDF form। उसी PDF फॉर्म को हमने पहले रीड किया, उसमें जितना भी टेक्स्ट था उसको टोकनाइज किया और एक डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर कर दिया। मॉडल आएगा, क्यूरी आपने भेजी, एम्बेड किया, वेक्टर के पास जाएगा, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा। है यू कैन सी हमारे पास रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट है, एक कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव नहीं करेगा, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। मैंने कहा टॉप 50, ठीक है। मल्टीपल कॉन्टेक्ट उठाए इसने, कॉन्टेक्ट जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो उसने उठाई और ये लेके जाएगा एलएलएम मॉडल। और एलएलएम मॉडल क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द क्यूरी जो आपने प्रॉम्प्ट किया है और जो रिट्रीव हुआ है उसे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर जनरेट करवाए। जनरेट करने के बाद आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अब तुमने सवाल पूछा है गुस्से में, तो ये उस हिसाब से जवाब देगा, लेकिन जवाब आपका कहां से आएगा, फ्रॉम योर वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम लोग वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास यू कैन से डिफरेंट टाइप्स भी हैं और अलग अलग वेक्टर डेटाबेस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरह करेंगे। मैं यहाँ पे आपको फ्री वाला भी यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। पेड में हमारे पास सबसे अच्छा है, दैट इज पाइनकॉन, ठीक है। Pinecone is basically a vector database that is used to store vectors for your extra information या external source। यहाँ पे जब आप अपना खुद का ट्रांसफॉर्मर मॉडल बना रहे होगे तो उस वक्त भी आपको ये वेक्टर डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चैट जीपीटी खुद अपने वेक्टर डेटाबेस के ऊपर चल रहा होगा, ठीक है। रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट आएगा, एलएलएम उसको जनरेट करेगा, इन दी एंड आपके पास आउटपुट आ जाएगा। दिस इज हाउ अ रैग वर्क्स। अगर हम डायरेक्ट एलएलएम की बात करें तो वो क्या है, सिंपली क्यूरी आएगी, टोकनाइज होगा, एलएलएम के पास गया, आउटपुट आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, टोकनाइज हुआ, वेक्टर डेटाबेस के पास जाएगा, रिलेटिव इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी, फिर एलएलएम के पास जाएगा, फिर जाके आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर हम जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका जो अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर सिर्फ ये दो चीजें, दो पार्ट नहीं आते, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स था। दिस इज व्हाट वी हैव रिट्रीव फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, एंड जब हम इसको एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे तो आंसर के साथ प्रोवाइड करेंगे। पहले क्या था, सिर्फ सवाल जा रहा है, जवाब खुद बनाएगा। अभी क्या है, सवाल के साथ जवाब भी देंगे। सवाल आया, एम्बेड हुआ, रिलेटेड जवाब आपने फाइंड आउट किया, इसको प्रोवाइड किया, आप उसको ये जनरेट करके आपको आउटपुट दे देगा। यहां पर वो अपनी खुद की सोच नहीं देखेगा, इसे उतना ही जवाब देगा जो हमें रिट्रीव हुआ है। रिट्रीव नहीं हुआ तो आपको आउटपुट में आएगा कि भाई कोई भी चीज हमारे पास रिट्रीव नहीं हुई, ठीक है। इसलिए कोई सवाल है तो पूछ सकते, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल
फिर भी वो डेटाबेस में जाएगा और वहां से रिट्रीव करेगा, और उसको रिट्रीव नहीं मिला तो वो कहेगा मेरे पास किसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, भले हो। तभी तो वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, तभी उसकी हेलुसिनेशंस खत्म होंगी ना। अब आपने जिस तरह मैंने क्या कहा, मैंने उसको बताया सिर्फ वाईटेक इंटरनेशनल क्या होता है हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर, बाकी चीज तो उसके पास थी ना एलएलएम के पास, उसने उठा के दे दिया हमें, बट वो तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं क्योंकि वो तो हमने उसको बताया ही नहीं था। तो अगर वो बता रहा है तो उसका मतलब वो हमें कहीं ना कहीं हेलुसिनेट कर रहा है। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पे खोला, ये भी इसी तरीके से आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट डेटा है जो भी आपने इसको प्रोवाइड किया, वट एवर वी हैव नाउ, दिस इज योर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? योर पीडीएफ फॉर्मेट फाइल, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, चंक्स बनेंगे, वेक्टर डेटाबेस के अंदर एम्बेड हो जाएगा, रिट्रीव करेंगे चंक्स, रिस्पांस जनरेट हो जाएगा, वही सेम तरीका जो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि रैक कैसे काम कर रहा है। एनी क्वेश्चन यू मे स्टिल आस्क। अगर उसे हमारे एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वो जवाब नहीं देगा, तभी हम उसको कंट्रोल करें। अगर वो स्टिल जवाब दे रहा होता कि उस पर उसको नहीं मिला, फिर भी वो गया अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जवाब बना के हमें दे दिया उसने, तो ये तो हेलुसिनेशन हो गई ना, क्योंकि हमने उसको नहीं बताया। तो इसी वजह से रैग बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग रैग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब रैग आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? आप मैनुअली भी बना सकते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप तरीका भी हमारे पास है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है? सिंपली गो ऑन ओपनएआई प्लेटफॉर्म, सब्सक्रिप्शन खरीदो, आपके पास मॉडल आ जाएंगे, उसी मॉडल के ऊपर आप रैग अप्लाई करो, वहीं से वही आपको एक नया मॉडल बना के देगा एज अ एपीआई, उसी को कॉल कराओ, उसी को चला लो। वेरी गुड, एक तो ये तरीका। दूसरा है मैनुअल, क्या आप अपने पास रखें। अब वहां जो आपने फाइल दी है वो अब आपकी मिल्कियत नहीं है, अब आपने उसको प्रोवाइड कर दी है जो आप पब्लिकली यूज की जा सकती है, अभी शायद ना हो, नेक्स्ट वर्जन के अंदर वो होगा डेटा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल खुद से करते हो तो वो तो आपने अपना खुद का वेक्टर डेटाबेस बनाया हुआ है, उसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मार्केट में खुद से ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेटा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ retrieval augmented generation can be linked to a detective and storyteller duo, दोनों चीजें। Imagine you are trying to solve a complex mystery. The detective role is to gather clues, evidence, and historical records related to the case. Once the detective has compiled the information, the storyteller designs a compiled narrative that weaves together the fact and present a coherent story in the context of AI रैग का उसने एग्जाम्पल दिया है। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल रैग का काम क्या है कि आपके पास एक स्टोरी टेलर है जो बस कहानियां बताता है, एक आपके पास डिटेक्टिव है जिसका काम है गो इन, यू कैन से फील्ड में जाओ, डिटेक्ट करो, क्लूज उठाओ अकॉर्डिंग टू द केस या वट एवर इट इज। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है रैग? एज अ डिटेक्टर भी काम कर रहा है, स्टोरी टेलर भी ले रहा है। ठीक है, फाइल में जाएगा, डेटा इंफॉर्मेशन को ढूंढेगा, लेकर आएगा, एक अच्छी सी स्टोरी बना के आपको दे दे। नहीं मिलेगा स्टोरी में कहेगा मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, आगे चलते हैं डायरेक्ट। जी, लैपटॉप चार्ज, हाँ चल जाएगा, कुछ टेंशन नहीं, आज तक तो चली जाएगा। ओके ना, रैग कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? रैग इज एन एआई फ्रेमवर्क दैट अलाउज द जनरेटिव एआई मॉडल टू एक्सेस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड in its training data or model parameters to enhance its response to prompt. RAG seeks to combine the strength of both retrieval-based and generative method. It typically involves using a retrieval component to fetch relevant passage or documents from a large corpus of knowledge.
The retrieved information is then used to augment the generative model's understanding and improve the quality of generated response. Now these are some different components जो basically हमारे पास यहाँ पर जरूरी हैं whenever we are working with RAG. Number one is retriever. तो हमने यहाँ पे component क्यों कह रहा हूँ, तो basically it is the functionality that has been used while working with RAG. पहली functionality retriever functionality, फाइल में जाएगा ढूंढ के लाएगा, ठीक है. सेकेंड इज रैंकर, जितने भी कॉन्टेक्स्ट लेकर आया है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आया है, उसकी एक रैंकिंग बनाएगा कि भाई टॉप 50, टॉप 10, ठीक है, रैंकिंग फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, टॉप 10 आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई. आफ्टर दैट इन टॉप 10 में से जो भी आप बेसिकली यूज कर रहे हो या फिर जो टॉप के वैल्यू आपने रखी है उसके अकॉर्डिंगली एक जनरेटेड टेक्स्ट बनाएगा, ठीक है, जो टेक्स्ट को जनरेट करवाएगा. जनरेट करने के बाद आपको कहाँ से जनरेट हो रहा है, बेसिकली आपके एक्सटर्नल डेटा में से जनरेट हो रहा है, ठीक है. तो ये हमारे पास कुछ फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं जो हमें लाजमी बनाने हैं. आप देखोगे जब मैं इसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो हम लोग ये सारे कंपोनेंट बनाएंगे. हम लोग एक रिट्रीवर भी बनाएंगे, हम लोग एक रैंकर भी बनाएंगे, हम लोग एक डेटा एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल डेटा को यू कैन से स्टोर करने के लिए डेटाबेस ही बनाएंगे जिसके अंदर वो स्टोर करेगा. लेकिन जाहिर सी बात है वो भी एक फंक्शन है, तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे जो बेसिकली आपकी फाइल उठाएगा, पहले रीड करेगा, डेटा निकालेगा, उसको बेसिकली एम्बेड करेगा यानी टोकन से कन्वर्ट करेगा, फिर टोकन बेस डेटाबेस के अंदर जाके उसको स्टोर कर देगा. एंड दैट योर डेटाबेस इज बेसिकली इज योर कॉर्पस. ये जो मैं शुरू से बार बार कॉर्पस का नाम ले रहा था, कॉर्पस का नाम ले रहा था, दैट वाज व्हाई बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर ओन कॉर्पस. पहले ये कॉर्पस बना हुआ था, किसने बनाया, ओपन एआई ने बनाया. क्या उसमें अंदर लिखा हुआ है हमें नहीं पता. नया डेटा कब आएगा हमें नहीं पता. जब तक नया मॉडल नहीं आता तब तक नया डेटा नहीं आता. अगर आप देखो चैट जीपीटी हर साल नया मॉडल जनरेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या उसके पुराने मॉडल इतने अच्छे नहीं है, सब मॉडल अच्छे हैं. प्रॉब्लम ये है डेटा लिमिटेड था. 2024 में मॉडल लॉन्च हुआ तो थोड़ी पता फ्यूचर में क्या होने वाला है. 2025 में एक मॉडल लॉन्च हुआ, उसको नहीं पता 2027 में क्या होगा. तो वो 27 में नया मॉडल आएगा. क्यों, क्योंकि वो फिर दोबारा ट्रेन करेगा नए डेटा के ऊपर, 2027 के डेटा के ऊपर. यानी अभी तक 2021 से लेकर 2018 से लेकर 2025 तक के डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन हुए हैं और आपको मिल भी जाएंगे. 2025 के बाद के हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है. 2018 का नाम भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि 2018 से मुराद बेसिकली जो फिजिकल ऑप्शंस होते हैं वो चीज़ें उसके अंदर हैं. वैसे अगर हिस्ट्री की बात करो तो वो तो है, उसको हिस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री तो है, ठीक है. लेकिन 2018 इसलिए लिया क्योंकि 2018 में वो पूरी की पूरी हिस्ट्री उसके अंदर स्टोर की गई थी. उसके बाद फिर आस्ते 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 नए मॉडल फिर बनते गए. आज आपके पास 2025 तक की डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. बंद नहीं होगा अभी इतनी जल्दी, बहुत है. नाउ व्हाट इज रैक कंपोनेंट हियर, these are different रैक कंपोनेंट जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखे. इन्हीं के ऊपर हम थोड़ा सा काम देखेंगे. जैसे कि हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट था एक्सटर्नल डेटा. अब इस एक्सटर्नल डेटा को कैसे हमने वेक्टराइज करना है, कैसे हम इसको स्टोर करेंगे, कहाँ पर स्टोर करेंगे. For example, here we have external data. The new data outside of the LLM original training data set is called external data. It can come from multiple data sources such as APIs, databases, or document repositories. The data may exist in various formats like files, database records, or long form text. ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फाइल्स कोई सी भी हो सकती है, ठीक है. इमेज नहीं हो सकती क्योंकि इमेज टेक्स्ट नहीं है, वो एक इमेज है. फिर आपको उसके ऊपर ओसिया लगाना पड़ेगा, फिर उसमें से टेक्स्ट निकालना पड़ेगा, तो फिर वो अगेन आप दोबारा वही कहोगे कि वो टेक्स्ट में लेकर आके हमने टेक्स्ट ही दिया. तो टेक्स्ट की फाइल होनी चाहिए. इवन तो अगर आपके पीडीएफ के अंदर भी उसने इमेजेस लगाई हुई है तो वो काम की नहीं है, क्योंकि फिर वही पीडीएफ को रीड करवाऊंगा मैं. अब पीडीएफ को रीड करवाऊंगा तो उसके अंदर मुझे सिर्फ इमेज मिलेगी, उसी तो मिलेगी नहीं, टेक्स्ट तो मिलेगा ही नहीं मुझे वहां पे. तो टेक्स्ट फॉर्मेट में पीडीएफ. चार्ट्स भी काम के नहीं, टेक्स्ट चाहिए.
क्योंकि हम टेक्स्ट जनरेशन की बात करें। हाँ, अगर आपका मॉडल है इमेज जनरेशन का तो फिर आप उसमें इमेजेस दे सकते हो, पर अभी हम क्योंकि टेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वेक्टर एम्बेडिंग्स में हमें सबसे पहला ऑप्शन होता है वेक्टर एम्बेडिंग्स। नाउ व्हाट इज वेक्टर एम्बेडिंग्स? एज वी ऑलरेडी नो दैट वेक्टर एम्बेडिंग्स का मतलब है बेसिकली हम इसको टोकनाइज करना है। ठीक है, कैसे एमएल मॉडल कैन नॉट इंटरप्ट इंफॉर्मेशन intelligibly in their raw format and require numerical data as an input, as we already know that text directly नहीं ट्रेन किया जा सकता, हमें उसको numbers में कन्वर्ट करना है। vectors are numerical value that represent information in multi-dimensional space. Multi-dimensional space means what? Matrices. अगर matrices की बात करें तो basically we're talking about arrays. जब आप arrays की बात करोगे then basically we are talking about indexes. As I already told you, tokens क्या हैं? Indexes. ठीक है, फिर रिलेटिव इंफॉर्मेशन बनती है, रिलेट कराएगा, फिर उसके बाद एक नया टोकन बनता है। ठीक है, वो बेसिकली उसकी रिलेटिविटी होता है। जैसे हमने देखा कोसाइन सिमिलैरिटी फाउंड करने के बाद आपके पास एक सिमिलैरिटी फॉर्म मिलती है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव 1 की तरह ज़्यादा है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वो रिलेट कर रहा है, अगर वो नेगेटिव 1 की तरह ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सबसे कम रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो बट ये जो सिमिलैरिटी है तब निकलेगी जब आपके पास दोनों वर्ड्स के इंडेक्सेस होंगे। दोनों वर्ड के इंडेक्सेस को आपस में सिमिलर सिमिलैरिटी फॉर्म की जाएगी। अगर सिमिलैरिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो नेक्स्ट वर्ड ये नहीं है। किंग और क्वीन वाली बात वो भी मैंने यहाँ पे करके दिखाया था। दोबारा आते हैं यहाँ पे, वेक्टर्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, एम्बेडिंग वेक्टर्स इनकोड non numerical data into a series of values that ML model can understand and relate. For example, we have the conference horror 2023 मूवी। ठीक है, अब ये हमारे पास था ये हॉरर 2023 एंड मूवी, ये हमारे पास बेसिकली एक डेटा है। इसका एम्बेडिंग क्या है? यू कैन सी दिस 1.2 2023 20.2। नाउ ये बेसिकली क्या है? एक तरीके का टेक्स्ट है आपके पास जो बेसिकली एम्बेड किया गया इनटू नंबर्स। अब नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, अब यही नंबर्स हमने बेसिकली स्टोर करवाने होते हैं अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर। सो फॉर दैट वी हैव वेक्टर डेटाबेस हियर। अब वेक्टर डेटाबेस हमारे पास कौन कौन से आते हैं? बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन कुछ के नाम आपको यहाँ पे नजर आएंगे। नंबर 1 इज क्रोमा, वी हैव Pinecone, we have Vivid, we have Elasticsearch। तो बेसिकली हमारे पास ये अलग अलग डेटाबेसेस हैं जो बेसिकली एज अ वेक्टर डेटाबेसेस काम आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला दैट इज Pinecone और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, बहुत ईजी टू हैंडल भी है, बट द प्रॉब्लम इज पेड। मोस्ट ऑफ देम आर पेड। डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन के ऊपर है ना, कि आपको कितनी स्पेस चाहिए, कितना बड़ा डेटा। नहीं, महंगा तो देखो वही बात है ना, अगर मैं लिमिटेड ले रहा हूँ, मैंने कम लिया है फॉर एग्जांपल डेटाबेस, उसकी स्पेस मैंने बहुत कम ली है। ठीक है, तो मेरे को इतना पेड नहीं है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है। आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो तो फिक्स रेट है आपके पास, $50 से लेकर $200-250 तक का रेट है। डिपेंड करता है कितने अरसे के लिए आपको चाहिए। मंथली भी है, 6 मंथ का भी है, ईयरली भी है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह हमने देखा कोलैब के ऊपर $10 का भी मिलेगा, $50 का भी मिलेगा। आप हगिंग फेस पे चले जाओ, उधर भी ऐसा ही है। तो बेसिकली इन जगहों पे कोई फिक्स रेट नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि यार अब मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 500 MB, इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ड्स हैं। कोई फाइल्स तो नहीं है कि मैंने फाइल्स स्टोर करवा दी इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स हैं। जैसे वर्ड्स को देने हैं वो स्टोर करेगा, तो कितना स्पेस ले लेगा वो। अब मुझे चाहिए 500 MB, तुम्हें मिल रहा है 600, यू कैन से 500 GB। तुम 500 GB के तो पैसे नहीं दोगे ना, क्योंकि तुम्हें चाहिए 500 MB। तो ये डिपेंड करता है आपको कितनी स्पेस चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो, कितनी बड़ी। इसको हम कहते हैं इंटरप्राइज एडिशन, जिसमें जितना इस्तेमाल करो उतना पैसा दो। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने एक फ्री वाला भी यूज करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। नाउ हियर वी हैव हाउ दिस वेक्टर वर्क्स
As you can see, what it does basically, टेक्स्ट आएगा, एम्बेड होगा, ऑब्जेक्ट्स आर वेक्टर्स हियर, तो ये जो आपके पास एम्बेडिंग डेटा मिलेगा वो आपके पास एज इट इज इसके अंदर स्टोर है। सिंपल। अब स्टोर हो गया, नया डेटा आया जो आपने एज अ प्रॉम्प्ट दिया, ओके, उसको एम्बेड किया, इसके अंदर लेकर आए, जो इससे सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा उसी को उठाएगा और आपको सिंपल। ये दिस इज चंक्स पे आ रहा हूँ, दिस इज हाउ इट डज। ठीक है, नेक्स्ट पे विच इज रिट्रीवर। ये तो ठीक है, डेटाबेस बन गया। ठीक है, कॉर्पस था, कॉर्पस क्या था, आपका फाइल जो आपने एक्स्ट्रा सोर्स को प्रोवाइड किया, उसको एम्बेड किया, डेटाबेस बना दिया। अब इसमें डेटा उठाएगा कौन, रिट्रीवर। रिट्रीवर क्या करेगा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फॉर्म अ रिलेवेंट सर्च, द यूजर क्यूरी इज कन्वर्टेड टू अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड मैचेस विद द वेक्टर डेटाबेस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जो आपने प्रॉम्प्ट लिया दिया उससे वेक्टर एम्बेड करेगा, वेक्टर डेटाबेस और डेटाबेस में जाएगा, वहां जाके मैच करेगा, सबसे सिमिलर जो वैल्यू होगी वही उठाएगा, रिट्रीव करके आपको प्रोवाइड कर देगा। The retriever component is responsible for efficient identifying and extracting relevant information from the vast amount of data. Now, one more thing. The most important part is basically the retriever. क्योंकि जनरेटर का कोई काम ही नहीं है। जनरेटर का काम क्या है, सवाल मिला, जवाब मिला, दोनों को एक अच्छे फॉर्मेट में बनाया, आपको रिटर्न कर दिया, उसका काम तो सिर्फ इतना है। ये लेकिन ये जवाब हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है रिट्रीवर से। अगर प्रॉब्लम आपके रिट्रीवर में है कि वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं ला रहा, तो वो भी आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जनरेट करके नहीं देगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल वी हैव द सिमिलैरिटी सर्च। सिमिलैरिटी सर्च जिस तरह मेरे पास कोसाइन सिमिलैरिटी है। ठीक है, अब सिमिलैरिटी सर्च क्या करेगा, वही वाला चक्कर, क्वीन एंड किंग वाला। किंग दिया, अगर वो क्वीन किंग दिया, अगर वो मैन से ज़्यादा रिलेवेंट है तो नेक्स्ट वर्ड मैन होना चाहिए। अगर किंग वुमेन से रिलेटेड है नहीं है तो उसमें नेगेटिव सिमिलैरिटी आ जाएगी, तो वो उसको छोड़ देगा, पॉजिटिव सिमिलैरिटी को उठाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटाबेस है, यानी मेरा खुद का वेक्टर जो मैंने अभी बनाया है डेटाबेस, इसके अंदर क्रिकेटर्स की भी इंफॉर्मेशन थी, जिस इसके अंदर बेसिकली मैन के बारे में भी लिखा हुआ था। सही, क्रिकेटर में शाहिद अफरीदी के बारे में लिखा हुआ था, अब वो था मैन। मैंने बात की किंग। अब किंग के क्या शाहिद अफरीदी जो है वो रिलेवेंट होगा या मैन इटसेल्फ रिलेवेंट होगा? रिलेवेंट दोनों है, क्योंकि वो भी मैन है। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे हम देखेंगे सिमिलैरिटी, जो टॉप रिलेवेंट डेटा होगा वही लेकर आया जाएगा। अब टॉप रिलेवेंट में टॉप 10 भी हो सकता है। अब टॉप 10 के अंदर हो सकता है कि 10th जो है वो हो सकता है शायद अफरीदी निकल आए। ठीक है, कि एक कॉन्टेक्स्ट नहीं आता, पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर जो भी रिलेवेंट होगा वो सारा का सारा लेके जाए। फिर ये जनरेटर का काम है कि जो मोस्ट रिलेवेंट है सिर्फ उसी का आंसर दे। अब तुम सवाल पूछ रहे हो किंग्स के बारे में और वो जवाब दे रहा है क्रिकेटर्स के बारे में, तो नहीं बनेगा आउटपुट। ठीक है, सिमिलैरिटी कैसे निकालते हैं, वही मैट्राइसिस वाला तरीका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव ऑल डिफरेंट वेक्टर्स एज अ कॉलम, सेम वेक्टर्स एज अ रो, जो जिसके साथ रिलेवेंट होगा उसकी सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी, जिसकी सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी वही कंट्रोल उठाएगा और आगे रिट्रीव करके दे देगा। नाउ वी हैव रैग रैंकर, अगेन इसका काम क्या है, टॉप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। व्हाट इट सेज, द रैग रैंकर component refines the retrieve information by assessing its relevance and importance. It assigns scores or ranks to the retrieved data points, helping prioritize the most relevant ones, as well already told you। करना क्या है, रैंकिंग देगा, तो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होगा वही आपके पास एज अ आउटपुट जनरेट होना चाहिए।
Augment the LLM prompt. Next, RAG model augment the user input or prompt by adding the relevant retrieved data in context. This step uses prompt engineering techniques to communicate efficiently with the LLM. The augmented prompt allows the large language model to generate an accurate answer to the user query. जिस तरह मैंने आपको बताया, इसका काम क्या है कि जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है प्रॉम्प्ट, जो आपके पास रिट्रीव आ रहा है, दोनों को कंबाइनली यूज करेगा और एक अच्छा सा जवाब बनाने की कोशिश करेगा. दैट इज योर ऑगमेंटेशन. आफ्टर दैट यही ऑगमेंटेशन बेसिकली जनरेट की जाएगी फ्रॉम योर रैग जनरेटर, व्हिच इज द रैग जनरेटर कंपोनेंट इज बेसिकली एलएलएम मॉडल such as GPT. The RAG generator component is responsible for taking the retrieved and RAG information along with the user's original query and generating the final response or output, as I have already explained. The generator ensures that the response aligns with the user query and incorporate the factual knowledge retrieved from the external source. अपडेट एक्सटर्नल डेटा किस तरीके से किया जा सकता है? सिंपली क्या करना है? टू मेंटेन करंट इंफॉर्मेशन फॉर रिट्रीवर, asynchronously update the document and update embedding representations of the document. That's it. वहां पर क्या था? अगर हम डायरेक्ट यू कैन से जो हमारा ट्रेडिशनल वे है उसके जरिए एक्सेस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? साल वेट करना पड़ेगा. एक साल वेट किया, नया डेटा आया, नया मॉडल आया, फिर पूरा मॉडल दोबारा इंप्लीमेंट किया. नया मॉडल है, नए तरीके होंगे, नया कोड भी हो सकता है. जिस तरह आपने देखा अक्सर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैं कोई एक यू कैन से आज से एक साल पहले भी छोड़ो, तकरीबन 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ. 6 महीने पहले मैं एक कोड लिख रहा हूँ, वो सही चल रहा है, अब सही नहीं चल रहा. वजह क्या हुई? हगिंग फेस ने अपनी लाइब्रेरी अपडेट कर दी. कुछ हमारे पास यू कैन से पैरामीटर्स थे जिनके नाम ही चेंज कर दिया. पैरामीटर्स हैं, नाम चेंज हो गए. अब ये जो नाम चेंज, अब ये तो अपडेट हो रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा कोड नया लिखना पड़ेगा. इससे बेहतर ये है जो आपका पुराना मॉडल चल रहा है चलने दो. आपने अगर उसको अपडेटेड रखना है तो मैं कौन सा, आप कोई जनरल मॉडल थोड़ी बनाओगे, कंपनी में जाओगे जनरल मॉडल इंप्लीमेंट करोगे? नहीं. वहां क्या होगा? उस कंपनी के लिए मॉडल होगा, उस वेबसाइट के लिए मॉडल होगा, जो सिर्फ उसी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली जवाब देना चाहिए. अपडेट करेगा, कैसे करें बता तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ. अब जैसे कि आपने कहा इसको कैसे अपडेट करें सर? ठीक है, आपने कहा ये जो हमने इसको टैक्स दिया 2025 में दे दिया, 2026 में मेरी पॉलिसी चेंज, अब क्या करें? कुछ भी नहीं करना. कोड चलता रहेगा ना, वो तो फिर आपको दोबारा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. तो वही तो कह रहा हूँ ना, 2 तो काम का नहीं है, 2 काम का नहीं है. 3 या 4 यूज करने की वजह क्या? कि एटलीस्ट ऐसा तो आपका मॉडल हो जो कम से कम जवाब को दे पाए. GPT-2 तो जवाब भी नहीं दे पाता. क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी नॉलेज ही नहीं है. इतनी नॉलेज से मुराद बात करना तो आती है उसको. अब मॉडल आपको जवाब ही नहीं जनरेट करके दे सकता तो उसको तुम जितना मर्जी डेटा दो, जवाब कैसे जनरेट करेगा? इंग्लिश जनरेट करनी है ना हमें, तो टेक्स्ट जनरेट करना है, लैंग्वेज जनरेट करवानी है उससे. डेटा हमने बोल दिया भाई ये है, ये सवाल है, इसका जवाब ये है, ये लो अपनी लैंग्वेज में इसको जनरेट करके हमें प्रोवाइड करो. अब जो इन्फॉर्मेशन की उसको अपडेट क्या कैसे करना है? आपने फाइल अपडेट करते रहो, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आपको लगता है आपको चेंजेस करनी है, आप अपडेट करो, आपका डेटाबेस अपडेट होगा, बस और कुछ भी नहीं होगा. ना मॉडल नया बनेगा, ना फाइन ट्यूनिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना है. आपने सिर्फ और सिर्फ करना कि अपना वो वेक्टर डेटाबेस अपडेट करते रहना. और वेक्टर डेटाबेस अपडेट करने में कोई टाइम नहीं लगता. क्यों? टेक्स्ट रीड किया, टोकन्स बनाए, एम्बेडिंग की, सेव कर, पुरानी पड़ी रहे, नई भी आ गई, सिंपल. अब उसमें ट्रेनिंग तो नहीं है ना कि भाई कुछ चीज सीख रहा है, कोई सिमिलरिटी, कोई फंक्शन, कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है.
सिंपली हमारे पास एक फाइल है, रीड होगी, टेक्स्ट उठाएगा, टोकन बनाएगा, एम्बेड करेगा, सेव कर देगा। हर 6 महीने बाद आप ये प्रोसेस अप्लाई करते रहो, आपका मॉडल अपडेटेड रहेगा अकॉर्डिंग टू योर कंपनी। जर्नली अपडेटेड नहीं है वो, ऐसी बात है, क्योंकि आप जो डेटा उसको प्रोवाइड करोगे वो तो सिर्फ आप अपनी कंपनी का प्रोवाइड करोगे। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो उसको ओवरऑल वर्ल्ड डेटा प्रोवाइड करते रहो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरेटिव मॉडल में नया फीचर क्या आ सकता है? उसका काम क्या है? टेक्स्ट जनरेट करना, नया फीचर जनरेट करवाना। नया कुछ भी नहीं है आप जनरेटिव एआई के अंदर। जनरेटिव एआई में आपको सिर्फ नया डेटा मिलेगा। Whenever we say नया फीचर, व्हाट फीचर? एजेंटिंग में कह सकता हूँ, ठीक है, एजेंटिंग में मैं कह सकता हूँ कि भाई वो डायरेक्टली ऑटोमेशन में फिजिकली कोई एक ऐप भी ओपन कर रहा है, कोई बेसिकली क्या कर रहा है, बैंकिंग में काम कर रहा है, तो वहां पे हमारे पास फीचर्स फिर भी मिलते हैं। जनरेशन में क्या फीचर? एजेंटिक में तो है फीचर्स, मानता हूँ, लेकिन जनरेटिव में तो कोई फीचर, उसका काम ही जनरेट करवाना है, तो वो जनरेट करेगा, सिंपल। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अपडेट करने के लिए आप वही है कि आप अपनी करंट परमिशन को मेंटेन करते रहें, ऑगमेंटेड रियल टाइम प्रोसेस आप परफॉर्म करते रहें, ऑटोमेटिकली आपके पास अपडेट होता रहेगा। या फिर पीरियोडिक पेज प्रोसेसिंग आप करते रहें कि स्पेसिफिक इतने पीरियड के बाद आप डेटा चेंज करते रहो। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कोई सिस्टम्स अप्लाई करना चाहो वो भी कर सकते हो, आप मैनुअली अपडेट करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। Okay, this is you can say that an application on RAG simply क्या करना है, यूजर है, क्यूरी सेंड करेगा आपके चैट ऐप के पास, फॉरवर्ड करेगा रैग के अंदर, डेटा को रिट्रीव करने के बाद ये बेसिकली एलएलएम के पास चला जाएगा और एलएलएम आपको रिस्पॉन्स दे देगा। दिस इज हाउ अ चैट ऐप बिल्ड्स। ठीक है, और हम भी इसी तरीके से एक चैट ऐप बनाएंगे। फिलहाल आप लोग नमाज का टाइम हो गया है, तो आप लोग नमाज पढ़कर आ जाएं और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे स्टेप्स भी देखते हैं और यही स्टेप्स फॉलो भी करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू और टॉपिक जहाँ पर हमने अभी छोड़ा था। बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड एन RAG application. We have different steps here for chatbots and chat application. For example, when I was talking about step 1 was to design. Step 2 is basically design the chatbot. Step 2 is chatbot forward query upon receiving the user query, the client, or you can say the chat application forward this query to the retrieval augmented generation model for processing. Then we have retrievers and generated response. When the generated response has been generated, वही response आपका basically LLMs के पास जाएगा and then LLMs return करेगा एक नया response जो एक particular you can say context के अंदर लिखा होगा, और वही text आपने basically अपने chatbot पे show करवाना होता है। ठीक है, इसी के ऊपर ऑलरेडी हमने कुछ एप्लीकेशंस मैंने ऑलरेडी एक बनाई भी थी। कल मैं एक नया तरीका भी आप लोगों को सिखाऊंगा कि जिसके अंदर हम लोग LangChain अप्लाई करेंगे, वो कैसे होता है, एक पूरी पाइपलाइन जनरेट होती है, वो भी मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा किस तरीके से किया जाता है। आज सिंपली व्हाट आई हैव इज बेसिकली आई हैव डिजाइन one of you can say application which is completely based on you can say Flask application. Now here you can see I have created a Flask application here जिसके अंदर हमने you can see मैंने इसके अंदर डॉट एनवायरनमेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरी वही API कीज आर बीइंग यूज्ड हियर। ठीक है, API की मैंने वो खत्म हो गई है, मैं दोबारा API की यहाँ पे चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। इसी को हमने बेसिकली यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो फाइल बनाई हुई है, नंबर 1 इज reg.py, नंबर 2 इज app.py। ठीक है, टेम्पलेट्स के अंदर फ्रंट एंड आपके पास अवेलेबल है, स्टैटिक के अंदर बेसिकली आपका वही जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल्स अवेलेबल हैं। डेटा एक फोल्डर है जहाँ पे मैंने एक PDF ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ, यहाँ नहीं खुलेगा ये, इसको हम ओपन करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर एंड इसको ज़रा मैं ओपन कर लेता हूँ। नाउ दिस इज यू कैन से माय फाइल जिसके अंदर बेसिकली हमने बताया हुआ वाईटेक इज हैदराबाद बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेशलाइजिंग इन AI पावर्ड सॉल्यूशंस एंड
Chatbot integration, we provide intelligent conversational systems for business using retrieval augmented generation to ensure accurate, real-time and context-aware responses. These are our services that we provide. Why is RAG retrieval augmented generation? इसके बारे में बताया हुआ है, डेमो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बताई हुई है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ, मतलब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इनटू दिस, यू कैन से PDF file. Now, this complete information will be taken as the, you can say, external source of information that would be provided to our RAG application. Now coming towards the rag.py, सबसे पहले हम आते हैं हमारे rag.py पे. मैंने आपको ऑलरेडी फंक्शंस अलग अलग बताए थे. नंबर वन फंक्शन वाज अबाउट टू बेसिकली क्रिएट अ डेटाबेस या फिर वेक्टर डेटाबेस हम बना रहे हैं. तो यहाँ पर हम कौन सा वेक्टर डेटाबेस यूज करेंगे, दैट इज फेसेस. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ फ्री एंड ओपन सोर्स डेटाबेस जो आपके सिर्फ सिस्टम के ऊपर ही बनेगा. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूज कर सकते हो. इसका कोई, यू कैन से, यहाँ पर कोई हमारे पास मतलब अगर ये एप्लीकेशन आपके पास है तो जब तक ये चल रही तब तक आपके पास डेटा है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है. ठीक है, क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए बनाया है. अगर आप इसको बेसिकली, यू कैन से दैट कि मैं इसको बैकअप करना चाहता हूँ या फिर फर्दर यूजेज के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो फिर आपको ऑनलाइन सोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है. ठीक है, इसमें आपके पास पाइनकॉन भी है और पाइनकॉन बहुत अच्छा काम करता है, और भी बहुत सारे आप इसके अंदर यूज कर सकते हो. ठीक है, बट फिलहाल हम इसके अंदर यूज करेंगे फेसेस. नाउ इन फेसेस we have here, we have called some of the, you can say, libraries. Number one is OS library. Why? Because I need to load dot environment and PDF, दोनों चीज़ें मुझे लोड करनी है. इसके अलावा मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है numpy. ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ PyPDF2. Now what is PyPDF2? This is basically a library जो PDF को रीड करने के लिए यूज होती है. इसका कोई AI से ताल्लुक नहीं है. PDF फाइल ओपन करेगा, उसको रीड करेगा, उसमें से टेक्स्ट उठाएगा, वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में लाके दे देगा. इसका काम सिर्फ इतना है. ये कहाँ से मिलेगा? वही आप गो ऑन योर ब्राउजर, गो फॉर PyPI, सर्च फॉर PDF. आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जो PDF के ऊपर काम कर रहे होते हैं. ठीक है, एक कोई सा भी उठा लो जो अच्छा हो. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा हो या लेटेस्ट हो, आप वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. इवन तो मेरे पास मैंने जो यूज़ किया था दैट वाज PyPDF, और here you can see we have PyPDF here जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये आपका PyPDF2. ठीक है, ये रहा, मैंने ये यूज़ किया हुआ. 2022 का मॉडल है, अच्छा मॉडल है, इस्तेमाल करने में आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर रीडिंग एनी ऑफ योर PDF फाइल. तो उसको रीड करने का तरीका बहुत सिंपल है. यू जस्ट नीड टू राइट PDF रीडर फंक्शन फ्रॉम PyPDF2, फाइल दे दो, रीड कर देगा, पूरा का पूरी फाइल आपके पास रीड होके रीडर के अंदर आ जाएगी. उसमें से टेक्स्ट निकालना है, पेज डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करोगे, सारा का सारा टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा. मल्टीपल पेजेस होंगे तो लूप चलाना पड़ेगा, हर पेज से आप टेक्स्ट उठाते रहो. ठीक है, पर यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही पेज बनाया, तो एक ही पेज पे काम करेंगे. Now from load.environment we have loaded OpenAI API key here, which is basically used for our generation process. ठीक है, जो हमारी जनरेशन का प्रोसेस होगा उसके अंदर काम आएगा. फिलहाल इसका काम नहीं है, फिलहाल इसको आप भूल जाओ. अब आते हैं, सबसे पहले हमें PDF लोड करना है, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया, वो चीज़ लोड PDF टेक्स्ट. इसका काम क्या है? वही सेम जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाया, यही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी हुई, कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा हुआ. ये यू कैन सी वी हैव रीडर, जो बेसिकली क्या करेगा, हमारी फाइल को रीड करेगा. रीड करने के बाद उससे एक टेक्स्ट, मैंने ऑलरेडी एक, यू कैन से, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई हुई है. पर पेज इसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसके अंदर ऐड करता रहूँगा. तो इसने इन रिटर्न पूरी फाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर कर स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न कर दिया. इसमें कोई सवाल? सिंपल, इतना मुश्किल नहीं. फंक्शन कॉल करना है, फाइल देनी है, रीड करेगा, पर पेज पे आपने लूप चलाना है, हर पेज से टेक्स्ट उठाया, स्ट्रिंग में डाला, स्ट्रिंग रिटर्न कर दी. सिंपल. अब आते हैं चंक टेक्स्ट. अब एक चीज़ याद रखें, टेक्स्ट जिस तरह ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके अंदर, RNN के अंदर, LSTMs के अंदर, हमें बेसिकली क्या बनाना होता है, सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन. पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं दे सकते. अगर एक साथ दोगे तो पूरा एक ही कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा. हमें इन चंक्स को
यू कैन से ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और यहाँ पर हम बनाते हैं हमारे टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स बनाओगे, उसके लिए आप बेसिकली इसके चंक्स बना रहे हो, यू कैन से दैट। तो हमने यहाँ पे चंक साइज सेट कर दिया विच इज 500, ओवरलैप होना चाहिए 100 वर्ड का। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका भी एक्सप्लेन किया था जब हम लोग RNN LSTM कर रहे थे कि अगर ओवरलैप नहीं है लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन पहले वाले में थी चंक में, अगले में नहीं थी, तो इसलिए हम यहाँ पे ओवरलैप लगाते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा कोई आता है सिनेरियो जिसमें इंफॉर्मेशन पहले वाले चंक में चली गई, अगले वाले चंक में हमारे पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसलिए हम एक ओवरलैप्शन ऑप्शन रखते हैं कि भाई ओवरलैप हो। अब ये आपके ऊपर है, चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको यू कैन से दैट डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है, अगर आपको चेंज करना हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। चंक्स के अंदर हमने एक लिस्ट बना दी यहाँ पर, वो जो एम्प्टी लिस्ट है। स्टार्ट वैल्यू मैंने 0 रखी है, 0 इसलिए रखी है क्योंकि हमें कितने चंक्स बनाने, 5। ठीक है, स्टार्ट हमने स्टार्ट किया, जब तक 500 वर्ड्स नहीं होते तब तक ये चंक अभी चलता रहेगा। तो एक से क्या किया, हमारे पास चंक्स के अंदर एक टेक्स्ट के अंदर ऐड कर दिया आपका स्टार्ट से लेकर एंड तक की वैल्यू। स्टार्ट और एंड ये बेसिकली मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, जब तक वर्ड हमारे पास आ रहा है, 500 वर्ड उठाए, उसका एक स्लाइस बनाया, पूरा का पूरा स्लाइस उठा के चंक्स वाली लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया, अपेंड कर दिया। अब हमारे पास मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बन गई, जिसके अंदर 500 के मल्टीपल चंक्स आपके पास आ जाएंगे विथ 100 ओवरलैप्शन। ठीक है, ओवरलैप्शन 100, यू कैन सी जो आपके पास टोटल चंक साइज बनता है 500, उसमें से माइनस कर दिया इसने 100, क्या बचा 400। तो नेक्स्ट चंक स्टार्ट होगा, वो कहां स्टार्ट होगा, 400 वाले वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, ताकि ओवरलैप्शन हमारे पास रहे। इन दी एंड सारे चंक्स बना के इसने रिटर्न कर दिए। अभी तक चंक्स बने, इसकी एम्बेडिंग या फिर टोकन्स में कन्वर्ट नहीं हुए। ठीक है, अब अगर आप इसको टोकन्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली क्लाइंट डॉट एम्बेडिंग फंक्शन। कहाँ से मिला, आपके इस OpenAI के क्लाइंट से। ठीक है, OpenAI का मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है API। इस API से बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं एक मॉडल जिसका नाम है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल। इसका काम है इसे एम्बेडिंग यानी टोकन्स बनाकर एक एम्बेडिंग नंबर इंडेक्स प्रोवाइड कर देना। अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द मॉडल जिसके ऊपर ये बेसिकली खुद ट्रेन हुआ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये उसकी एम्बेडिंग बनाएगा और हमें उसकी रिटर्न कर देगा इनपुट एम्बेडिंग्स। तो मैंने एम्बेडिंग्स बना के इसको यहाँ से रिटर्न करवा दिया। जनरेटर नहीं है, कन्वर्टर है, कन्वर्ट कर रहा है टेक्स्ट को इनटू एम्बेडिंग्स में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखो, आप अगर खुद से एम्बेडिंग करना चाहते हो, पहले तो आप इंडेक्सेस बनाओगे। ठीक है, फिर उनकी रिलेटिविटी स्टोर करवाओगे, कितना सिमिलैरिटी है वो स्टोर करवाओगे, उसके बाद आपके पास एक एम्बेडिंग बनेगी, यानी आपका एक टोकन बनेगा। मेरे पास एक मॉडल है जो ऑलरेडी यू कैन से अच्छे खासे डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, उसके पास अपना कॉर्पस अवेलेबल है, एम्बेडिंग अवेलेबल है। जो आप टैक्स दे रहे हो वो टैक्स उसमें होगा, गारंटीड होगा। क्यों, क्योंकि आप इंग्लिश दे रहे हो ना उसको, तो इंग्लिश के वर्ड्स है ना वो तो उसमें होंगे। तो वही वर्ड्स हमने यहाँ पे, अब उसकी जो एम्बेडिंग है हमने कहा खुद से हम डिजाइन नहीं कर रहे, नई इंडेक्सेस नहीं बना रहे, जो उसमें इंडेक्सेस बने हुए वही हम एज ए एम्बेडिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। खुद से बनाएंगे तो लंबा प्रोसेस। ठीक है, here what I said सिंपली हमने क्या किया, क्लाइंट डॉट एम्बेडिंग डॉट क्रिएट मॉडल बता दिया। इनपुट में हमने इसको जो हमारे पास 1 बाय 1 चंक आ रहा था, पूरा का पूरा चंक हम इसको दे देते हैं। देखिए उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहा, और यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई हुई थी जिसके अंदर इसने अपेंड कर दिया क्या, एम्बेडिंग जो यहाँ से आई डॉट डेटा 0 डॉट एम्बेडिंग उठा के इसके अंदर स्टोर करवा दिया आपके इस एम्बेडिंग लिस्ट के अंदर 1 बाय 1। जब सारे चंक्स हो जाएंगे, इन दी एंड हम क्या करेंगे, numpy एरे में इसको कन्वर्ट करेंगे विथ एस टाइप ऑफ फ्लोट 32। इसकी वजह क्या है, क्योंकि OpenAI मैक्सली यू कैन से फ्लोट 8 बिट पे नहीं चलता, 32 बिट पे चलता है। ठीक है, तो हमें इसको 32 बिट पे यानी आपका 8 बाइट्स पे चल रहा है, 32 बिट यानी 8 बाइट्स पे ये बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा है।
तो वी हैव रिटर्न द नंपाई एरे। अब हमारे पास एम्बेडिंग्स भी बन गई। अब यही एम्बेडिंग्स आप स्टोर करवाओगे किसके अंदर, आपके वेक्टर डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एम्बेडिंग उठाई, एम्बेडेड टेक्स्ट चंक्स, ये एम्बेडेड टेक्स्ट किधर से मिलेगा, ये एम्बेडेड टेक्स्ट किधर से मिला, ये एम्बेडेड टेक्स्ट ये फंक्शन था यहाँ पे जिसने आपको चंक्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। और अब यही चंक्स बेसिकली आप क्या करोगे, एम्बेडिंग्स पे लेकर आओगे और इसको फेसेस डॉट इंडेक्स फ्लैट L2 के ऊपर इंडेक्सेस दे दोगे। अब सारी एम्बेडिंग्स इस इंडेक्सेस के ऊपर जाके स्टोर हो गई, यानी आपके उस वेक्टर डेटाबेस में जाके स्टोर हो चुकी है, ठीक है। इन दी एंड आपने रिटर्न में इंडेक्सेस दे दिए और एम्बेडिंग्स दोनों यहाँ से रिटर्न कर दिए। डेटाबेस में ऑलरेडी ये स्टोर हो चुका है, ठीक है। फिर आते हैं नीचे रिट्रीवर। अब रिट्रीवर का काम क्या है, रिट्रीवर का काम है टेक्स्ट उठाए, ठीक है। सबसे पहले उस टेक्स्ट को एम्बेडिंग करेगा, यानी इसको एम्बेड पकड़ेगा, जो टेक्स्ट यूजर ने दिया है, प्रॉम्प्ट जो यूजर ने दिया है उसको पहले कन्वर्ट करेगा एम्बेडिंग्स के अंदर, यानी टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। फिर इन्हीं टोकन्स को बेसिकली फाइंड आउट करेगा कहाँ से, आपके डेटाबेस यानी वेक्टर डेटाबेस के अंदर। फिर जो सिमिलरिटी मिलेगी वो उठाएगा और वो आगे रैंकर को दे देगा, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी इसने क्या किया, जो क्यूरी हमारे पास आई इसी क्यूरी को दोबारा हमने एम्बेडिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हमें एम्बेडिंग्स मिल गई। इस एम्बेडिंग्स में से मैंने सिंपली क्या किया, इंडाइसेस को निकाला, बाकी मुझे नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे लिए इंडेक्सेस बहुत है। मैंने क्या कहा, इंडेक्सेस चाहिए। हमें सिमिलैरिटी कितनी आई कितनी नहीं आई उसकी जरूरत नहीं, हमें चाहिए इंडेक्सेस। हमने क्या किया, इसी इंडेक्सेस को लेकर आए यहाँ पे, जो चंक्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए थे और जो चंक्स हमें यहाँ से मिले हैं, यानी जो क्यूरी में से मिला है, वहां से जाके हमने इसको सर्च करवा दिया, इंडेक्स डॉट सर्च। इंडेक्स डॉट सर्च के अंदर क्या है आपके पास कि भाई आपने क्या करना है, टॉप के वैल्यू ऑफ 3 के हिसाब से, यानी टॉप 3 मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपने फाइंड आउट करना है और उसे रिटर्न करना है, सिंपल। अब ये रिटर्न चला गया, रिटर्न चला गया। अब आते हैं हमारे जनरेटिव मॉडल के अंदर, जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, आंसर ओनली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट बिलो, ठीक है। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट हियर, कॉन्टेक्स्ट इज जो आप यहाँ पर आपकी फाइल प्रोवाइड करोगे वही कॉन्टेक्स्ट पे जवाब देगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन जो बेसिकली अभी आपने इससे सवाल पूछा वो एज अ क्वेश्चन चला जाएगा। रिस्पॉन्स कहाँ से लाना है, दिस इज द मॉडल हियर, एज यू कैन सी व्हाट मॉडल आई एम गोइंग टू यूज इज GPT 4 पॉइंट यानी 4o मिनी में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ओपन राउटर से नहीं किया, मेरे ख्याल से ओपन राउटर से ही ला रहा हूँ, हाँ ओपन राउटर से ही लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये खत्म हो गया है, ये अब ओपन राउटर से हटा दिया है। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि मॉडल चल भी रहा है कि नहीं। पहले ओपन राउटर पे हमारे पास फ्रीली अवेलेबल था, जब नया नया लॉन्च हुआ था ये 4.0 यानी मिनी, वो फ्रीली अवेलेबल था, अभी फ्री अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसमें बेसिकली मुझे क्रेडिट डालने पड़ेंगे और उसके लिए यूएस एड्रेस डालना पड़ेगा, और अभी फिलहाल मेरे पास यूएस एड्रेस नहीं है। मैं करता हूँ, मैं कल आप लोगों को इसको भी वो 4o मिनी भी चला कर दिखा दूँगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। हमने बेसिकली एक दूसरा मॉडल यूज़ कर लिया, विच इज़ 120 मिलियन पैरामीटर्स के ऊपर है, विच इज़ OSS 120 मिलियन पैरामीटर, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ हमने यूज़र यानी यूज़र के अंदर हमने बेसिकली वो प्रॉम्प्ट डाल दिए जो हमने यहाँ से गेट करना है, ठीक है। एंड दिस प्रॉम्प्ट विल बी यू कैन से दैट रिटर्न एज द रिस्पॉन्स हियर। लेकिन ये रिस्पॉन्स इस तरीके से नहीं आएगा। प्रॉम्प्ट के अंदर आप देख सकते हो, प्रॉम्प्ट के अंदर बेसिकली हमने एक मल्टी लाइन यू कैन से स्ट्रिंग बनाई हुई है, जिसके अंदर हमने इसको बताया हुआ कि ये खुद क्या है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसके अंदर बेसिकली प्रोवाइड किया हुआ द होल कॉन्टेक्स्ट, दैट कॉन्टेक्स्ट वाज बेसिकली कमिंग फ्रॉम दी फ्रॉम योर फाइल, जो आपके पास PDF की फाइल है, ठीक है। सिंपली लेट्स सेव इट एंड गो फॉर द app.py। नाउ इन app.py हमने बेसिकली क्या किया, वही आपका सेम है। यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट करवा रहे हैं रैग। नाउ व्हाट इज दिस रैग, रैग इज द फाइल जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। इसमें से हमने क्या उठाया, वही लोड PDF टेक्स्ट रिमेंबर फंक्शन बनाया था, चंक टेक्स्ट रिमेंबर फंक्शन बनाया था, बिल्ड वेक्टर स्टोर फंक्शन बनाया था हमने, रिट्रीव फंक्शन था,
जनरेट आंसर फंक्शन था हमारे पास। सिंपली व्हाट आई हैव डन इज बेसिकली क्रिएट अ क्लास एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने टेक्स्ट जो आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में था वो लोड पीडीएफ को दे दिया, इसने मुझे टेक्स्ट दे दिया। यही टेक्स्ट मैंने चंक टेक्स्ट को दे दिया, इसने मुझे चंक्स दे दिए। यही चंक्स मैंने वेक्टर को दे दिया, इसने मुझे इंडेक्सेस मैंने ले लिए। बाकी एम्बेडिंग्स की मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ इंडेक्सेस चाहिए। अब इसी इंडेक्स को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसे? अभी तो ये हमारे पास फाइल्स तो आ गई, एम्बेडिंग भी हो गई, वेक्टर भी बन गया और साथ में हमारे पास इंडेक्सेस भी सारे के सारे आ चुके हैं। अब व्हाट आई सेड इज लॉन्च द index.html। आपकी index.html यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद मैंने सिंपली क्या किया हुआ है यहाँ पर बेसिकली चैट का एक राउट बनाया हुआ है जिसके ऊपर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम जेसन हमने एक मैसेज लिया व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम द यूजर, जो वहाँ पे वो प्रॉम्प्ट लिखेगा। उसी मैसेज को हमने बेसिकली रिट्रीवर के अंदर कैसे प्रोवाइड किया, वी हैव प्रोवाइडेड यूजर मैसेज, वी हैव प्रोवाइडेड चंक्स जो ऊपर से आए, ठीक है, वी हैव प्रोवाइडेड इंडेक्सेस जो यहाँ से आए। सिंपल। अब यही तीनों चीजें चला के हमारे पास इन दी एंड एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट हमने कॉन्टेक्स्ट के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, न्यू लाइन के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आप देख सकते हो रैक के अंदर हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा और ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर अंदर आ चुका होगा। अच्छा, एक और मसला है, प्रॉब्लम ये है, ये जो आपने ज्वाइन फंक्शन यूज किया हुआ इसका काम क्या होता है, लिस्ट के एलिमेंट्स को ज्वाइन करना विथ न्यू लाइन। तो अगर कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल लाइन में भी है तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास अलग अलग लाइंस को बना देगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब आंसर निकालने के लिए हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और यूजर मैसेज। तो नाउ हियर यू कैन सी आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट था वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा और आपका जो यूजर मैसेज है वो बेसिकली आपका क्वेश्चन होगा जो इस जगह पर बेसिकली आ जाएगा। अब ये जनरेटर मॉडल क्या करेगा, क्वेश्चन उठाएगा, कॉन्टेक्स्ट उठाएगा, इसी में से आंसर बनाएगा और आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको मैं चला कर देखता हूँ और उससे पहले वापस आते हैं यहाँ पे। इन दी एंड जनरेटेड आंसर को हमने यहाँ पे रिप्लाई के अंदर वापस रिटर्न कर दिया है। ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम चैटबॉट बनाया था और उसी तरीके से हमने उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। अब मैं इसको ज़रा रन कर देता हूँ, लेट्स सी कि हमारे पास ये एग्जीक्यूट होता है और किस तरीके से जवाब जनरेट करता है। अरे okay, so here we have launched our Flask application। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ आ जाते हैं and we have launched it। So you see a chatbot here which is Red AI chatbot। Now I have designed this from, कहीं से भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने तो सीधा सीधा AI से डिज़ाइन करवाया था, ठीक है, बैकएंड मैंने खुद किया लेकिन डिज़ाइन हमने वहीं से उठाया, ठीक है। Now here what I am going to say is just hi, let's see क्या जवाब देता है। आउटपुट आता भी है कि नहीं आता। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे विथ वाईटेक AI chatbot solution। नाउ जब मैंने इसको हाई किया, इसने क्या किया, ये गया फाइल के अंदर, फाइल में जाके इसने देखा कि भाई हाई का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाई से मुराद होता है कि एक्सप्लेन योरसेल्फ, ऐसे ही कि भाई आप कैसे हो या हेलो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको जानता हूँ। तो इसने क्या किया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आया मुझे वाईटेक। अब इसने कहा भाई वाईटेक इंटरनेशनल के बारे में ही बात कर रहा होगा, हाई कर रहा है तो उसका मतलब ये वाईटेक इंटरनेशनल के बारे में बात करते ही बेसिकली उसने उसी तरीके से जवाब दे दिया। नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू आस्क, जैसे कि मैं जरा ये पीडीएफ भी साथ साथ ओपन कर लेता हूँ, हियर इज माय पीडीएफ, हियर यू कैन सी। नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू आस्क अबाउट आवर सर्विसेज, ठीक है। लेट्स सी कि ये हमें बताता है कि नहीं बताता कि ये कौन कौन सी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
we sorry, I need to know what services you provide. ये क्या हो रहा है? Okay, now here you can see it says YTech provide the following services: AI chatbot development, RAG-based knowledge assistance, API-based LLM integration, customer support automation, enterprise AI solutions. Let's see क्या ये वही है जो हमने यहाँ पे PDF में दी थी. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो कि हम लोग मतलब ये यानी कंपनी कहाँ पर है. सो मैं यहाँ पे पूछता हूँ वेयर इज योर कंपनी फ्रॉम. YTech इज बेस्ड इन हैदराबाद इंडिया. अच्छा मैंने क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान नहीं लिखा था क्या. हाँ खाली हैदराबाद लिखा हुआ है ना. तो हैदराबाद कहाँ पे. ओके सो यहाँ पे बेसिकली इंडिया लिखा हुआ है लोकेशन. तो ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि इंडिया है. लेकिन एक चीज है इसमें इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी. लास्ट टाइम जो हमने विदाउट रैग अप्लाई किया था उसने एक हैलुसिनेटेड जनरेशन बनाया था और हमें पूरी इंफॉर्मेशन बता के दे दी थी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं से दोबारा सवाल पूछता हूँ पिछली बार की तरह. व्हाट डज YTech do? ये ब्लिंक मिस्टर नहीं हो रहा मेरे पास. इस पे हो रहा है मेरे पास नहीं हो रहा. YTech in Hyderabad based technology company that builds AI powered conversational systems. It develops AI chatbots and retrieval augmented generation, knowledge assistant, integrate large language models via API, automates customer support and so on. But there is no other information which is not related to our document. लास्ट टाइम यही सेम सवाल पूछा था कि भाई आप क्या करती है आपकी कंपनी. उसने मुझे एक बहुत ही बड़ा यू कैन से एक क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट जनरेट करके हमें प्रोवाइड कर दिया था. इवन दो मॉडल वाज द सेम मॉडल व्हिच वाज OSS 120 बिलियन पैरामीटर्स फ्रॉम OpenAI. वही सेम मॉडल है बट नाउ आई एम बेसिकली वर्किंग ऑन RAG. सो व्हाटएवर इज प्रोवाइडेड इनसाइड द RAG ऐप यू कैन से ये सिर्फ उसी का जवाब देगा. इसके अलावा और कोई जवाब देगा. अब फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू अपडेट माई इंफॉर्मेशन. मुझे क्या करना है मैं सिर्फ और सिर्फ आऊँगा यहाँ पर इसी अपने कोड में भी नहीं आना है हमने अपने इस सिस्टम फाइल्स में आऊँगा. सिंपली क्या करूँगा इधर आऊँगा YTech इंफॉर्मेशन मैंने इसके अंदर दी हुई है. मैं इसके अंदर एक और PDF ऐड करूँगा. 5 मिनट रुक जाओ मुझे भी जाना 5 मिनट. नाउ हियर यू कैन सी मैं सिंपली क्या करूँगा इसको रिप्लेस कर दूंगा नई फाइल के साथ या फिर इसी के अंदर एक नई फाइल भी ऐड कर दूंगा. ठीक है. अब अगर नई फाइल ऐड करूँगा तो क्या ये रीड करेगा. अभी तो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा क्योंकि हमने सिस्टम इसको हर फाइल के लिए नहीं बनाया हुआ. हमने सिस्टम एक फाइल के लिए बनाया हुआ. ठीक है. आपने क्या करना है सिंपली यहाँ पर आना. ये था एक फाइल का. ठीक है. इसके ऊपर लगा दूँ लूप लगाओ. क्या करो .os में जाओ. .os यानी आपका OS मॉड्यूल था. इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता था लिस्ट डायरेक्टरीज का. रिमेंबर लिस्ट डायरेक्टरी क्या करेगा फाइल में फोल्डर में जाएगा जितनी भी फाइल्स हैं उठाएगा उसमें से .pdf वाली उठाओ उस पर लूप लगाओ सारे PDF रीड करवाओ. आपके पास एक टेक्स्ट बनेगा पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दो. अब एक सवाल सर उसमें टोकन्स. इस तरह लास्ट क्लास में हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा था क्या कि भाई जितना ज़्यादा मेमोरी होगी उतने ज़्यादा टोकन यूज होंगे और इन दी एंड आपके पास टोकन खत्म हो जाएंगे. यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. क्यों. क्योंकि हम पूरी की पूरी फाइल थोड़ी दे रहे हैं इसको जनरेट करने के लिए.
इसको हम पूरी फाइल थोड़ी ले रहे हैं, इसको हम सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन है वो एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और सवाल दे रहे हैं, ये उसी रिलेटिव इंफॉर्मेशन में से जवाब बना रहा है और हमें जवाब दे रहा है। इसमें कोई पूरी की पूरी फाइल नहीं आ रही, ठीक है, तो इसमें टोकन्स वाला इशू भी नहीं आता। ओके, दिस वॉज अ लेंथी प्रोसेस ऑफ डूइंग रैग एप्लीकेशन। वाई? बिकॉज सबसे पहले हमें लोड भी करवाना था, फिर उसके बाद हमें उसको टोकन्स में कन्वर्ट करना है, चंक्स में बनाना है, टोकन्स में कन्वर्ट होगा, फिर वही टोकन्स वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होंगे, फिर उसके बाद उसमें से रिट्रीव होगा, रिट्रीव करने के बाद जनरेट होगा, जनरेट करने के बाद रिस्पॉन्स आप प्रोवाइड करोगे। वी हैव वन मोर वे टू डू दैट, दैट इज बाय यूजिंग LangChain। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह LangChain के ऊपर काम करेंगे। मेमोराइज किसको करना है? आउटपुट को? नहीं, मैंने इसको बनाया नहीं ना मेमोराइज।